नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी का स्वागत है। करंट अफेयर्स लेकर आए हैं 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में, और ये 2022 का आखिरी करंट अफेयर्स है। उम्मीद करते हैं कि 2022 का साल है आपके लिए अच्छा गया होगा। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ये है कि एक 150 डेज का यूपी पीसीएस को लेकर एक क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, और उसमें पूरा वीडियोस, पीडीएफ और टेस्ट के माध्यम से पूरा कोर्स खत्म कराया जाएगा। बहुत बेहतरीन कोर्स है। जो भी लोग 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स रहेगा। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो भी आप अगले 5-5.5 महीने के अंदर आराम से पीसीएस प्री क्रैक कर सकते हैं। फीस जो है वो 2,999 रुपए है, और इसके लिए आप 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दोस्तों है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया हुआ है। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन जो होता है ये स्वामी विवेकानंद की जन्म पे या जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, कभी पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय युवा सम्मेलन जो है वो किसके ऊपर है, तो वो है स्वामी विवेकानंद के ऊपर मनाया जाता है। तो उनके जब पैदा हुए तो पूरा एक वीक का जो पूरा सेलिब्रेशन रहता है, और इस बार जो है वो कर्नाटक में मनाया जा रहा है। ठीक है, मनाया जाएगा, जनवरी में होता है ये, मनाया जाएगा राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। ठीक है, और वो 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव रहेगा, जो कि हुबली और दो शहर है, हुबली और धारवाड़, वहां पे ये आयोजित किया जाएगा, और मोदी जी जो है इसको इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है, तो किसके ऊपर होता है? स्वामी विवेकानंद पे। कहां पे होगा? आपका हुबली धारवाड़ जो कर्नाटक के अंदर है, 2 शहरों के अंदर होगा, और ये जो रहेगा वो 26वां राष्ट्रीय युवा रहेगा, और ये 12 जनवरी 2023 को होगा। ठीक है, अच्छा, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो स्वाति सिंह जो है, स्वाति सिंह, इन्होंने जो एक साइकिलिस्ट है, साइकिल जाती हैं, उसमें इनको ये अवार्ड मिला है। ये एकलव्य पुरस्कार जो आदिवासी वगैरह में जो रहते हैं या इस तरह के जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उनको ये अवार्ड मिलता है। कई ऐसी योजनाएं होती हैं, एकलव्य योजना वगैरह होती है, तो अमूमन ये योजना जो होती हैं ये आदिवासी से जुड़ी हुई योजना ही मानी जाती हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि एकलव्य जो है आदिवासी, अब ये मैथोलॉजिकल बात हो गई है, वो उसको सेपरेट देते हैं। लेकिन अगर कभी एकलव्य योजना आ जाए तो समझने के लिए कि वो आदिवासी से जुड़ी होती है। तो देखिए फिलहाल यहाँ पे स्वाति सिंह जो है उनको 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला है। एक और स्पोर्ट्स इवेंट है, जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये गेटो सोरा, छोटा बच्चा है ये, गेटो सोरा, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। ये 7 साल के अरुणाचल प्रदेश में गेटो सोरा जो हैं वो 9 वर्ष में जो कम हुआ था उस आयु वर्ग में उन्होंने एक कॉम्पिटिशन जो था बैडमिंटन के अंदर, एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप जीती है इन्होंने। तो ये अंडर-9 कैटेगरी के अंदर ये सबसे बड़ा इवेंट होता है, और उसमें अरुणाचल प्रदेश के गेटो सोरो जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो अपने आप में ये बड़ी, ये हुआ कहां था? ये मलेशिया के अंदर ही कॉम्पिटिशन हुआ था ये। तो आप देखोगे कि स्पोर्ट्स जो है वो ऐसे स्टेट्स में भी जा रहा है जो काफी दूर दराज माने जाते थे, या स्पोर्ट्स को लेकर उतने ज्यादा अच्छे नहीं समझे जाते थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, बहुत कल्चर है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा कल्चर है, खासकर मणिपुर वगैरह में तो बहुत है, आप देखोगे बॉक्सिंग वगैरह है। ठीक है, लेकिन बैडमिंटन जैसा स्पोर्ट्स के लिए बहुत पॉपुलर नहीं रहा नॉर्थ ईस्ट, लेकिन अब बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट्स भी नॉर्थ ईस्ट पहुंच रहे हैं। तो आप देखोगे किस तरह से चीजें इधर उधर डेवलप हो रही हैं, जो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। पुष्प कमल दहल प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड इनका निकनेम है। ठीक है, किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, पुष्प कमल दहल प्रचंड। ये 3री बार वहां के पीएम बने हैं। अब थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं आपको मैं। ये जो है इन्होंने, देखिए नेपाल में 2005-6 से पहले वहां पर एक राजतंत्र था, यानी कि राजा हुआ करता था और जो बाकी सिस्टम चला करता था, लेकिन राजा मेन माना जाता था। उसके बाद वहां पर डेमोक्रेसी आई। जब राजतंत्र था तो वहां पर राजतंत्र के खिलाफ कुछ लोगों ने मूवमेंट चलाया,
खासकर जो कम्युनिस्ट मूवमेंट चला राजतंत्र के खिलाफ, कम्युनिस्ट मूवमेंट, उसमें उसको लीडरशिप दी थी पुष्प कुमार दहल ने। लगभग 12-15 साल जो है पुष्प कुमार दहल ने राजतंत्रों के राजा के खिलाफ चलाया। वहां इनको जो बैकिंग थी पहले थोड़ी इंडिया की तरफ से भी थी और चाइना की तरफ से भी थी। तो दोनों ही लोगों ने, इंडिया और चाइना दोनों ने ही जो है वो पुष्प कुमार दहल को सपोर्ट किया अगेंस्ट जो वहां की मोनार्की है, जो कि राजशाही है। ठीक है, कुछ और लोग भी थे। तो है ये कम्युनिस्ट। इंडिया भी चाहती थी कि उसके बगल का जो कंट्री हो, यानी कि नेबर कंट्री हो, वहां पर डेमोक्रेसी रहे, वहां पर मोनार्की ना रहे। तो इंडिया सपोर्ट करता रहा। एक और प्रधानमंत्री से पहले के बाद ओपी शर्मा ओली नाम है उनका, ओपी शर्मा ओली। ठीक है, वो जो है वो भी जो है कम्युनिस्ट लीडर रहे। दोनों प्रचंड और ओपी शर्मा जो हैं दोनों जो हैं साथ में थे। चाइना को सपोर्ट मिलता था। इनिशियली दोनों प्रो इंडियन थे, लेकिन धीरे धीरे समहाउ ऐसा हुआ कि इंडिया का रुझान ओपी शर्मा और प्रचंड दोनों से थोड़ा सा अलग हो गया। कहते हैं कि प्रचंड जब अभी कुछ दिनों पहले भारत आए थे तो कोशिश कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, बट नरेंद्र मोदी ने उनको समय नहीं दिया। उस समय ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे। अब चूंकि प्रधानमंत्री बन गए हैं तो सबसे पहले जो मुबारकबाद देने में मोदी जी आ गए थे, क्योंकि अब प्रधानमंत्री बन गए हैं तो एक संवैधानिक पोस्ट पे आ गए हैं तो डील करना अलग हो जाता है। ठीक है, यहां पर मैं 2-3 बातें समझाना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं कि नेपाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट देश है, लैंडलॉक कंट्री है। नेपाल की डिपेंडेंसी इंडिया में बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्टेशन वाला सामान वहां जाता है वो इंडिया के माध्यम से गुजरता है। और नेपाल के लोग इंडिया में बिना रोक टोक आते रहते हैं, यहां तक कि जॉब भी करते रहते हैं। इंडियन आर्मी के अंदर भी हैं। तो इंडिया और नेपाल के संबंध सदियों पुराने हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छे रहने चाहिए। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ा सा चाइना ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। चाइना चाहता कि उसका इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़े, इसीलिए उसने जो ऐसे नेता हैं जो थोड़े से कम्युनिस्ट विचारधारा को रखते हैं उनको थोड़ा सपोर्ट किया और अपनी तरफ लाने की कोशिश की। नेपाल अगर चाइना की तरफ हो जाता है, जिसमें ओपी शर्मा रहे हो चाहे प्रचंड रहे, तो इंडिया को दिक्कत है, क्योंकि चाइना नेपाल के माध्यम से इंडिया पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है और एक तरह का नया फ्रंट बन सकता है। जो क्योंकि अभी तक तो हम नेपाल को थोड़ा सा अपना ही समझते हैं, लेकिन अगर नेपाल से भी डिस्प्यूट हो जाएंगे तो इंडिया फिर प्रॉब्लम में रहेगा कि उधर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उधर नेपाल से भी बहस चल रही है, लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो इंडिया चाहता है जो जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, जो समस्याएं हैं वो सुलझे। कुछ इलाके, कुछ एरिया हैं जैसे वहां काला पानी वगैरह है, नेपाल ने कहा कि हमारा क्षेत्र है, इंडिया ने कहा हमारा क्षेत्र है। ऐसे मैटर डिस्प्यूट्स सॉल्व किए जाए और चाइना की जो अपना जमीन चाहता है, तलाश रहा है नेपाल के अंदर, उसको ना मिले, जिससे कि इंडिया को थोड़ा सा एक बफर मिल जाए। नहीं तो इंडिया की आर्मी पे और इंडिया के रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है इसके ऊपर। ठीक है, अब प्रचंड क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है? पीयूष गोयल इज नॉट इंपॉर्टेंट है राइट टू रिपेयर पोर्टल। ये क्या चीज है? राइट टू रिपेयर क्या चीज होता है? देखिए, हमारे देश में कोई सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है, अब जब वो मिलता है तो उस समय तो गारंटी वारंटी मिल जाती है। गारंटी तो नहीं मिलती, वारंटी मिलती है, 1 साल की वारंटी, 2 साल की वारंटी। अब जब वो सामान खराब होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो उस समय क्या किया जाएगा? या तो सर्विस स्टेशन भेज दो, या कुछ इंडिपेंडेंट जो ठीक करने वाले होते हैं वो ठीक करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि सामान तो बिक जाता है बट रिपेयर का कोई सिस्टम नहीं होता, ना पार्ट मिल पा रहे होते हैं, ना कुछ मिल पा रहा होता है। तो एक नया बिल आया जा रहा है जिसके अंदर राइट टू रिपेयर किया जा रहा है, जिसमें कंज्यूमर को ये राइट होगा कि अगर वो कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसको रिपेयरिंग का भी उसको पूरा सुविधा मिलनी चाहिए। अगर उसने मोबाइल लिया है तो उसके मोबाइल के सारे पार्ट वगैरह जो है वो अवेलेबल रहने चाहिए, और अगर वो चीज बंद हो रही है या कुछ हो रहा है तो कंपनी लगातार उसको इन्फॉर्म करते रहे कि हाँ भाई ये चीज बंद हो गई है, अब हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये राइट टू रिपेयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा मेंस ओरिएंटेड चीजें हैं, इसको हम और डिटेल में मेंस के जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी फिलहाल देख लेते हैं। IWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। मीराबाई चानू जो है इंडिया की
ओलंपियन जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, उन्होंने IWF का वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सेकंड प्राइज या सेकंड स्थान हासिल किया है। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का अनावरण किया है? किसके नाम पर? एक नेता है, उनके नाम पर एक तारे का अनावरण किया है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे 25 दिसंबर को पड़ता है। तो महाराष्ट्र की बीजेपी इकाई ने उन्हें गिफ्ट करने के लिए या इस दिन को और महान बनाने के लिए एक तारा जो है, तारा जो कि सूरज पृथ्वी है और ये सूरज है, एक तारा यहां पर है बहुत पास में। तो उस तारे का नाम जो है, वैसे तो कुछ और नाम है, टेक्निकल नाम कुछ और होता है, लेकिन अब उसका नाम जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया है और नाम रजिस्टर कर दिया है इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री के अंदर। तो बीजेपी का जो औरंगाबाद वाले जो विंग है, उन्होंने ऐसा काम किया है कि एक तारे को नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से दिया गया है, जो कि सूरज के बहुत पास में है, और इसकी रजिस्ट्री भी उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री में करवा दी है। ठीक है। किसे काला पानी के लिए साल 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार गया? एक किताब लिखी गई है काला पानी, और इसके राइटर जो रहे हैं M राजेंद्रन, उन्हें ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2022 का। ठीक है। काला पानी किसको बोलते हैं? किस जगह को काला पानी बोलते हैं? ये तो किताब का नाम है, मैं किताब का नाम नहीं पूछ रहा। असल में काला पानी किसे बोलते हैं? तो बोलते हैं अंडमान को। अंडमान निकोबार जो है उसको बोलते हैं काला पानी। कहते हैं काला पानी की सजा हो जाना। तो अंडमान निकोबार क्या है? जब अंग्रेजों के पास ये आइलैंड आए, तो चूंकि मेन लैंड से बहुत दूर है अंडमान, तो बहुत मुश्किल होती है, और बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही जो कुख्यात, अंग्रेजों के हिसाब से बहुत कुख्यात क्रिमिनल्स थे। अब इसके अंदर दोनों तरह के थे, क्रिमिनल जिन्होंने ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी की हो, और पॉलिटिकल प्रिजनर भी होते थे। दोनों को काला पानी सजा देते थे कि किसी को बहुत ज्यादा मतलब सजा देनी है तो काला पानी सजा दे दी गई। अब लोग कहते हैं कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल है वहां से भागना, चारों तरफ पानी पानी है, भाग सकते ही नहीं है। ठीक है। तो काला पानी की सजा जो है बहुत लोगों को मिली, तो उन्हीं पे बहुत ज्यादा वहां पे एट्रोसिटीज की है, बहुत मारा पीटा गया, लोगों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा कि भारत के इतिहास में सिर्फ एक अंग्रेज वाइसरॉय है जिसे काला पानी में वो ट्रेवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था, और एक कैदी ने, ठीक है, उसको मार दिया था। वो कौन सा वाइसरॉय है जो काला पानी की दौरे में एक कैदी द्वारा मारा गया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और नहीं आता तो बोलिए सर नहीं आता, बता दीजिए। ठीक है, नहीं तो लिखना है आंसर। किस राज्य का धर्मदान भारत के एक संपूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? धर्मदान भारत का एक पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है, वो है केरल का जो क्षेत्र है, वो पूरा एक पूर्ण पुस्तकालय का एक निर्वाचन क्षेत्र बन चुका है। रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। अनिल कुमार लोहाटी जो हैं वो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ होंगे। ये फैक्चुअल सवाल है, ज्यादा नहीं आएंगे। ब्रेन ईटिंग एमीबा, इसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, एक वीडियो बना चुका हूं, फिर से करते हैं। ब्रेन ईटिंग एमीबा किस देश में पहली मृत्यु हुई है? वो है साउथ कोरिया के अंदर। साउथ कोरिया का एक व्यक्ति थाईलैंड जाता है, वहां पर गर्म पानी का जो मीठे पानी का स्रोत होता है, यानी कि जो जहां पर झीलें हैं, नदियां हैं, वहां पर एक एमीबा होता है जो नाक के सहारे शरीर में जाता है और ब्रेन को डैमेज करता है। ठीक है। अच्छी बात यह है कि ये वायरल नहीं है, ऐसा नहीं कि जैसे कोरोना की तरह फैल जाएगा। जब तक आप उस एमीबा के पास जाओगे नहीं और एमीबा आपकी नाक में जाएगा नहीं, तब तक ये फैलेगा नहीं है। लेकिन हाँ, ये खतरनाक चीज है। ये 1935-37 में पहली बार अमेरिका में ये पहली बार केस सामने आया था। मध्य प्रदेश के शहर में अटल स्मारक बनेगी? तो ग्वालियर के अंदर अटल स्मारक बनेगी, क्योंकि 25 तारीख का अटल जी का बर्थडे होता है, तो उसके उपलक्ष्य में आप देखोगे अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सजा सुनाई गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन, तो अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है इन द केस ऑफ करप्शन के केस में 11 साल की सजा दी गई है अब्दुल्ला यामीन को, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। किसके? मालदीव के। ठीक है। आपको यह बताना है कि 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करते हैं?
8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल किसको किसको डिवाइड करते हैं, यह आपको बताना है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वैसे 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री ये तीनों ही पूछे गए हैं। आपको बताना है कि 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री कहां कहां किसको किसको डिवाइड करते हैं, ये बताना है। और नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बताऊंगा आपको। हाल में ही तीरंदाजी में एशिया कप 2022, मतलब आर्चरी के अंदर एक एशिया कप हुआ था। भारत कौन से स्थान पे रहा, तो भारत टॉप पे कौन रहा, उसमें जो है इंडिया टॉप पे रहा है। तीरंदाजी आर्चरी कहते हैं उसको, ठीक है। छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना ने कौन सा पदक जीता है, तो चूंकि लवलीना हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं तो बहुत मुश्किल नहीं है कि उन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया। दुनिया की बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश ने टॉप किया है, तो भैया वैसे तो यार ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि हर व्यक्ति को अपना ही खाना पसंद है, देश का खाना पसंद है, लेकिन फिर भी कुछ क्राइटेरिया रहे, कुछ पैरामीटर रहे जिसमें से अलग अलग रेसिपी चूज की। क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर इतने हजारों तरह के खाने हैं कि आप यहां पे कंपटीशन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो भी पैरामीटर रहा होगा, जो भी रूल्स रहे होंगे, उसके हिसाब से इटली का खाने को नंबर 1 रखा गया है और इंडिया जो है वो 5वें नंबर पे आया है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, फूड पे टॉप किया है। अब वैसे तो बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि खाने को जज करना, कि हर आदमी का टेस्ट अपना अलग होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इस कंपटीशन के हिसाब से इटली नंबर 1 है और इंडिया नंबर 5 है। लोकायुक्त विधेयक, ठीक है, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। लोकायुक्त यानी लोकपाल बिल होता है सबका। अब लोकपाल बिल क्या करता है, ये तो सेंटर में होता है, एक होता है सेंटर में होगा तो लोकपाल और स्टेट में होगा तो लोकायुक्त। जो भी करप्शन के चार्जेस होते हैं, करप्शन के चार्जेस के खिलाफ अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, उसने करप्शन किया है, तो आप लोकायुक्त से शिकायत कर सकते हो। सरकारी कर्मचारी की शिकायत आप लोकायुक्त कर सकते हो, वो करेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति करप्शन कर रहा है लेकिन बड़ा पावरफुल है वो, तो लोग शिकायत नहीं कर पा रहे, पुलिस के पास जाए, कहां जाएं, तो उसके लिए लोकायुक्त होता है। इनके पास ज्यादा पावर रहती है तो वो देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला राज्य कौन सा बना, महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र जो है वो पहला राज्य बना है जो कि लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया। इसमें खासियत क्या है, खासियत ये है कि सीएम और उनकी कैबिनेट भी इसके अंदर आएंगे। सीएम और उनकी कैबिनेट भी लोकायुक्त, अगर सीएम के खिलाफ करप्शन के चार्जेस है तो लोकायुक्त को देख सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में 2 साल बाद धनु यात्रा का आयोजन किया गया है, तो उड़ीसा के अंदर ये धनु यात्रा जो है वो आयोजित की गई है। इसके अंदर कंस जो है 11 साल के लिए राज्य मिलता है और बाकी एक्टिविटीज होती हैं। हाल में किस देश की पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है, तो बांग्लादेश के अंदर पहली मेट्रो स्टार्ट हुई है। बांग्लादेश की हालत आजकल बड़ी खराब चल रही है, टेक्सटाइल में बहुत ज्यादा तरक्की की है, बट चूंकि रशिया यूक्रेन वॉर में प्रॉब्लम रही, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, तो पेट्रोल जो टेक्सटाइल के अंदर जो काम करना है वो महंगा हो गया। और चूंकि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है बांग्लादेश का यूरोप में या सेंट्रल यूरोप में, जिसमें वो कपड़ा बेचते हैं, तो युद्ध होने के कारण और महंगा होने के कारण कपड़ा बिका नहीं रहा है, इसलिए बांग्लादेश की हालत बहुत खराब है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 2 मंदिरों को प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है। प्रसाद परियोजना जो होती है ना, ये आपको प्रसाद खाने वाला प्रसाद नहीं है ये, ठीक है, ये खाने वाला प्रसाद नहीं है। इसका फुल फॉर्म है तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत और संवर्धन अभियान। प्रसाद, तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान, इसे कहते हैं प्रसाद, ठीक है। तो इसके तहत क्या है, योजना के तहत तेलंगाना का भद्राचलम तीर्थ में, तेलंगाना का भद्राचलम तीर्थ में सुविधाओं के विकास के लिए परियोजना की आधारशिला रखी। इन्होंने भद्राचलम के प्रसिद्ध भगवान राम मंदिर के पूजा अर्चना की है। मुर्मू ने कहा है कि पर्यटन लोगों के आजीविका के अवसरों और आय बढ़ाता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मदद करता है। राष्ट्रपति ने प्रसाद के तहत तीर्थ स्थलों के विकास, ठीक है। अब इसमें फुल फॉर्म समझते हैं इंग्लिश का। पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज रिजनोवेशन एंड स्पिरिचुअल एग्यूमेंटेशन ड्राइव, प्रसाद, ठीक है। वैसे मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी है ना, एक डिपार्टमेंट में एक बंदा स्पेशल होगा जो कि खाली फुल फॉर्म लिखता रहता है चीजों के, जिससे कि उनकी योजनाओं के साथ वो मैच कर जाए, क्योंकि इतना मेहनत तो मुझे कहीं और दिखती नहीं है। किस आईआईटी ने वाटर क्यूएस रिगेन एजुकेशन अवार्ड देता है, तो आईआईटी मद्रास ने ये एक क्यूएस
वार्डन यूनिवर्सिटी में क्यूएस जो है उसमें एजुकेशन अवार्ड जीता है वो आईआईटी मद्रास ने जीता है। ठीक है। आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ नेतृत्व किया है? तो फ्यूचर इंजीनियरिंग यानी भविष्य में क्या इंजीनियरिंग होगी उसके लिए अमेजॉन से टाइप किया गया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाल में किसने पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव बनाया है? पहला समुद्र तट महोत्सव जो है वो केरल के अंदर आयोजित किया गया है। ठीक है। ये सब फैक्चुअल सवाल है, ध्यान रखिएगा। भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? तो 17 साल के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, माल बिकना जाना शुरू कर चुका है और सबको उम्मीद है कि इंडिया जो है इस एफटीए से ज्यादा अच्छा फायदा उठाएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।